तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे। आज यानी 3 अगस्त को उसके नतीजे आ गए हैं। सबसे बड़ा उलटफेर वाला नतीजा सामने आया है बिहार से, जहां की बीजेपी की सबसे मजबूत सीट माने जाने वाली बांकीपुर में बीजेपी 35 साल के बाद चुनाव हार गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मात दी है। पीके का ये पहला चुनाव था, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और पहले ही चुनाव में उन्होंने बीजेपी को उसके गढ़ में हरा दिया है। दूसरा उपचुनाव हुआ था मध्य प्रदेश की दतिया में, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। ये वही सीट है जहां से नरोत्तम मिश्रा कभी विधायक हुआ करते थे और प्रदेश में नंबर 2 के नेता माने जाते थे, गृह मंत्री का रुतबा हुआ करता था। इस बार नरोत्तम को टिकट नहीं मिला, उनके समर्थकों ने बवाल किया। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। उम्मीद थी कि जब सत्ता साथ में है, लहर साथ में है, 2024 वाला माहौल बना हुआ था, उसके बाद जीत आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस ने मेहनत की, उसने बीजेपी को दतिया में हरा दिया है। इसके अलावा गुजरात में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। 2 सीटों पर बीजेपी हारी है, 1 सीट पर बीजेपी जीती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही है। जहां गुजरात में बीजेपी के पास 182 विधायकों वाली विधानसभा में 160 से ज्यादा विधायक हैं, वहीं बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है, वहां भी 2/3 से ज्यादा का बहुमत भाजपा के पास है। ऐसे में बीजेपी का 2 राज्यों की 2 मजबूत सीटों पर हारना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या बीजेपी से उनके कोर वोटरों का ही मोह भंग हो रहा है? क्या सवर्ण मतदाता बीजेपी से छिटक रहे हैं? शहरी मतदाता जो बीजेपी के स्थापना काल से ही सबसे मजबूत आधार रहे हैं, क्या वो भी अब बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनका जवाब ढूंढने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रामकुमार पाल जी। इसके अलावा एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका मैं आपसे परिचय कराऊंगा। सबसे पहले रामकुमार पाल जी के पास चलते हैं। रामकुमार पाल जी, रविशंकर प्रसाद का बयान था, हालांकि उनके बयान को बाद में कहा गया कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि दतिया माफ कीजिएगा बांकीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कुत्ते और बिल्ली को भी बीजेपी का पटका पहना दे और उनको टिकट दे दे तो वो भी जीत जाएंगे। वो बांकीपुर अब आपके हाथ से जा चुका है। 19,324 वोट से आप हारे हैं बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट पर। बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवार को वोटों को जोड़ दें तो जोड़ने के बावजूद जितना वोट आएगा उससे ज्यादा वोट मिला है पीके को। जी नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र में जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है और भाजपा उसका सम्मान करती है। हाँ, हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, वहां पर आत्ममंथन करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे। लेकिन जो प्रशांत किशोर, वो भी एक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। अगले चुनाव में उन्होंने 200 सीट खड़ी की थी, तो काफी मेहनत उन्होंने भी की थी। हम तो उनको बधाई देंगे। हम कहीं वोट चोरी जैसे या विपक्ष जैसी वैसे बातें नहीं करेंगे। दतिया में भी विशाल जीत हुई है, 6,000 साढ़े 6,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। तो ये लोकतंत्र में और स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय संदर्भ होते हैं, स्थानीय जात पात के भी विषय होते हैं। तो ये है भाई, जीत हार हुई है, उसका आत्ममंथन होगा। और एक बात तो सही है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता का फैसला सर आंखों पर। लेकिन रामकुमार पाल जी, जनता का फैसला सर आंखों पर, उपचुनाव के बारे में तो एक ये भी बात प्रचलन में है, कही जाती है सियासी गलियारों में कि ये उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का चुनाव होता है, पुलिस तंत्र साथ में होती है। बांकीपुर में पीके की टीम ने बहुत आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने बखूबी बीजेपी को जिताने के लिए काम किया है। पीके के कई नेताओं को, जनसुराज के कई नेताओं को डिटेन कर लिया गया था, पुलिस उठाकर उनको दूसरे विधानसभा क्षेत्र ले जा रही थी, जिनका अपना आधार है, जो अपने आसपास के क्षेत्रों में 50 वोट डलवा सकते हैं, उनको पकड़ा गया। तो सब कुछ साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाने के बावजूद बांकीपुर सीट पर आप कैसे हार गए? 6 महीने पहले ही तो आप यहां से 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। देखिए, 30 वर्षों से जीतते आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार वाले लोग।
लेकिन आपका ये कि साम दंड भेद था, वोट चोरी थी, तो क्यों हार गए हम? ऐसा कुछ नहीं है। जनता अपने वोट मतदान गुप्त मतदान करती है, कोई ओपन मतदान नहीं है और कोई बैलेट चोरी नहीं होता है यहाँ पर। ये जनता है, इसके लिए जनता ने जो चुन के दिया है प्रशांत किशोर को, चाहे दतिया में, तो उसका अपमान नहीं करते हैं और किसी और गुमराह नहीं करते हैं। साम दंड भेद होता तो जीत, जब आप जिस भाषा में बात कर रहे हो सब कुछ हमारा, तो जीत भी हमारी क्यों नहीं हुई? जनता ने वोट डाला, जनता सर्वोपरि, जनता का अपमान न करे। हम जनता का सम्मान करते हैं, वोट मतदाताओं का सम्मान करते हैं। हाँ, हार जीत है, कुछ होता है, कुछ जातिवाद भी होता है, कोई स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, स्थानीय विरोधक भी होते हैं। अभी दतिया में जो पूर्व विधायक थे उन्होंने ही गलत किया, उनको भाजपा ने निकाला है, लेकिन जनता के ऊपर आरोप नहीं लगाया। किसकी चुनाव बात कर आयोग रहे हैं को कोई भरत राठौड़ का जो पूर्व दतिया में विधायक थे, जो उनको ऑब्जर्वर बनाया गया था। चलिए, गिरीश उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव पर कुछ टिप्पणी की है, वो भी अपने दर्शकों को पढ़कर बता देते हैं। उनका कहना है कि यहां बीजेपी का असंतोष तो पहले से ही उजागर हो गया था, लेकिन पिछले दिनों देश की राजनीति में जो भी वातावरण बना है उसने भी इस चुनाव पर असर डाला है। अगर इसमें यूथ की भागीदारी है तो ये भविष्य के लिए बड़े संकेत हो सकते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले दिनों देश में जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, उसके बाद इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से युवाओं का आंदोलन बढ़ रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है, खासकर जेनजी की बात की जाती है, उसका भी असर बांकीपुर हो या दतिया हो दिखा है। खासकर बांकीपुर में तो प्रशांत किशोर ने नीट पेपर लीक का मामला हो, अन्य पेपर भर्तियों में जो घोटाला होता है, लीक होता है, उसकी बात हो, वो सब भी बखूबी मुद्दा उठाया था उन्होंने। तो इनका कहना है गिरीश उपाध्याय जी का कि हो सकता है इसका भी ठीक ठाक असर हो और ये असर भविष्य में भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम अपने अगले मेहमान की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है बीजेपी की बांकीपुर में हार के बाद, और कई सारे लोगों का यह भी मानना है कि पार्टी के अंदर से भी कुछ आवाजें उठ सकती हैं, आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बहरहाल बादशाह आलम जी के पास चलेंगे, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। आलम जी, आपको बधाई दे या चिंता जाहिर करे आपकी पार्टी के लिए? तीसरे नंबर पर आपका दल चला गया, लेकिन अच्छी बात यह कि बीजेपी नहीं जीत पाई। कर रही है बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे जवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 लेकिन महीने में आलम जी, दिखेगा। बीजेपी के पास अभी 4.5 साल की सत्ता बची हुई है, वो अभी अपने अंदर सुधार ला सकते हैं, वो जनता के मूड मिजाज को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जीत कर सदन पहुंच गए हैं, उनकी पार्टी को भी नई संजीवनी मिल चुकी है, लेकिन आरजेडी इन सबके बीच में कहां खड़ी है? अभी 2025 वाले चुनाव में आपको इसी बांकीपुर में 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे, इस बार सिर्फ 14,000 वोट मिले हैं। तेजस्वी यादव कहां है? वो पार्टी किस तरह आगे ले जा रहे हैं? इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप तो अपनी जमीन खोते जा रहे हैं ना, अपने वोट को खिसकते हुए देख रहे हैं। हमारी जो रेखा कुमारी थी, हमारी कांग्रेस महागठबंधन थी, के साथ लड़ा इलेक्शन वहाँ, अब अपना हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ कमी रह गई कि जिसको वो तीसरे नंबर पर चले गए। क्या ऋषि मिश्रा और भी तमाम जो कांग्रेस के नेता थे वो चाहते थे कि पीके को साझा उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए महागठबंधन का? ऐसा करना चाहिए था, आपका क्या मानना है? पीके तो अपना एक स्वतंत्र पार्टी है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के तो हिस्सा नहीं है वो, लेकिन वो बीजेपी से महागठबंधन से ज्यादा करीबी माने जाते हैं वो। आप पिछले दिनों में आपने देखा है जिस तरह का वहां जो राजनीति चलती है, वो लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है,
लेकिन आलम जी, ये भी बात सच है कि तेजस्वी यादव इस वक्त सम्राट चौधरी सरकार को लेकर जितना आक्रामक है उससे कहीं ज्यादा आक्रामक प्रशांत किशोर है। न सिर्फ सम्राट चौधरी के कामकाज को लेकर, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, बल्कि सम्राट चौधरी के निजी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी, उनके पुराने इतिहास को लेकर भी वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक है, सवाल पूछ रहे हैं। तो विपक्ष की असली भूमिका तो वही निभा रहे हैं, तो आप उनको कैसे बीजेपी से करीब बता रहे हैं, उनको बीजेपी से कैसे जोड़ रहे हैं? ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके कि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे तो ठीक है, लेकिन हम लोग के बच्चों को पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अभी 47 से ये जेएनयू को बताया जा या 20 तारीख को दिल्ली में क्या हुआ, पहला तो ये काम हार बस सम्राट यही है चौधरी कि की नहीं है, बांकीपुर की ये जनता हार ने मोदी आशीर्वाद जी की दिया है। है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता। रामकुमार पाल जी के पास चलते। रामकुमार पाल जी, ये बात खूब हो रही है कि इस चुनाव में केंद्र सरकार को लेकर जो युवाओं में नाराजगी है उसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है? जिस तरह से देश में माहौल बन रहा है, खासकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट हारना हो, दतिया में हारना हो, आप लोग युवाओं का मोहभंग हो रहा है एक तरह से, ऐसा लग रहा है। कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत देखिए, नहीं एक सीट के है। नतीजे कुशवाहा में को ही देश बनाइए, प्रदेश लेकिन की कुशवाहा समाज के किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। और अभी व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, स्वयं भी कह रहे हैं हार जीत होती कि रहती मैं है। बांकीपुर देखूंगा और भी कोशिश करूंगा अच्छा करने की। अभी आप ही के बारे में सुन रहे हैं, बहुत आ रहा है, तो ये इससे जी आलम जी, मैं अपनी टीम से बोलता हूँ। तो ये बीजेपी पिछड़ा सुनिए उनकी, और वो अपना प्रयास करेंगे बांकीपुर को अच्छा बनाने के लिए। बिल्कुल, वो भी एक देखिए, राष्ट्रीय ऐसा अध्यक्ष है, है अपनी पार्टी की। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय सम्राट अध्यक्ष की चौधरी सीट का जो थी, चाल ठीक है, चरित्र चेहरा है वो जनता पब्लिक का डोमेन में है। फैसला है, जो अगर आप सराखों किसी पर अपराधी को सर्वोपरि है, उसका बिहार का किसी राजा भी तरह से मुख्यमंत्री अपमानित बनाएंगे तो करना बिहार की तरक्की उनके नहीं हो पक्ष सकती के लिए है। और हम लोग की लड़ाई नेतागिरी किसी के लिए व्यक्ति से ठीक नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है। लेकिन रामकुमार पाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जनता ने जो फैसला सुनाया है, और आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी हर फैसले से या हर चुनावी नतीजे से कुछ ना कुछ सबक लेती है। बीजेपी ने बहुत बार इतिहास में ऐसा भी हुआ है, आज वाली भाजपा ने सबक लेते हुए वापसी भी की है। सबको याद है 2018 में जब उपचुनाव हुए थे, योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर वाली सीट छोड़ने के बाद, फूलपुर में केशव मौर्य की सीट छोड़ने के बाद, तो बीजेपी हार गई थी उपचुनाव। लेकिन ठीक 1 साल बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी दोनों सीट आसानी से जीत भी जाती है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये था कि स्थितियां बदलती हुई आप लोगों को दिख रही हैं या नहीं? बांकीपुर बहुत ज्यादा ही सेफ सीट थी आपके लिए। आप बांकीपुर में जातिवार आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कितनी ज्यादा वहां पर अपर कास्ट वोटरों की संख्या है, शहरी सीट मानी जाती है, बहुत ही एक तरह से आसान सीट मानी जा रही थी आपके लिए। लेकिन आपने वो सारी वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें कई सारे मतदाता खुलकर सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम परंपरागत तौर पर बीजेपी को वोट करते आए थे, इस बार हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी अपने रवैये में बदलाव नहीं ला रही। बहुत सारे लोगों को यह भी मानना है कि आपके अंदर सत्ता का घमंड आ गया है, आप लोग ये सोचते हैं कि समीकरण बिठा लेंगे, हम जातीय संतुलन साध लेंगे, जीत हमारी हो जाएगी। लेकिन धरातल पर एक विधायक के रूप में जो काम करना चाहिए, काम करके जो दिखाना चाहिए, उसके आधार पर वोट मांगना चाहिए, वो आप लोग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बांकीपुर में 25-30 साल आपकी पार्टी का कोई विधायक था तो कम से कम 2-4 अच्छे काम तो कर लेते। वहां के नालों की स्थिति क्या है, स्कूलों की स्थिति क्या है, स्कूलों की इमारतें ध्वस्त हुई पड़ी हैं, खस्ता हाल है, मरम्मत नहीं होती है, लेकिन बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि 1.5 करोड़ में इमारत बनी है। तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। कामकाज पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कब तक जातीय गोलबंदी और ध्रुवीकरण के आधार पर वोट लेते रहेंगे? देखिए, जातीय गोलबंदी तो हमारे पास नहीं है, जनता के साथ है। और जनता, किसी हमारे राष्ट्रीय नेता या बड़े नेता ने बहुबात की तो उसका अभी उनको सबक है, तो ये अंजाम है। जिसे अब हमारे एक बुजुर्ग बड़े नेता की बात की थी, रवि प्रसाद जी की, तो ये भी है। लेकिन आखिर में आप देखिए कि सारा तंत्र फेल हुआ, जनता पास हो गई। जनता ने ही इनको विशाल मतों से जिताया, छोटे मोटे मतों से नहीं। और पीके ने चुनाव में काफी मेहनत की थी। अगले चुनाव में ये 30 दिन या 13 दिन में रिजल्ट आया है, वो पहले की भी उनकी मेहनत का नतीजा है। और वो उनके पर कोई अभी तक दाग नहीं लगा है। अब तो आए हैं वो रण में, तो उनपे जो होगा वो अभी होगा।
इसके पहले तो वो चुनाव जिताने वाले या आईपेक की चीज की फैक्ट्री चलाते थे। आईपेक उनकी कंपनी थी जो हर क्षेत्र में चुनाव जिताने का उनका कार्य था। तो स्वयं जीते हैं तो आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने काफी मेहनत भी की है। जो मेहनत करता है, जो पेड़ लगाता है तो फल भी खाता है। सारे ऐसे ही नहीं है कि सारी सीटें बीजेपी की हैं, विपक्ष की भी सीटें हैं, आज आरजेडी की भी सीटें हैं, या केंद्र में भी देखिए 300 के बाद 224 समथिंग या 250 विपक्षी लोग भी हैं। तो जनता दोनों को बैलेंस करती है। अपना अपना पक्ष, अपना अपना कार्य करना चाहिए और जनता के हित का काम करना चाहिए। जनता का मालिक कोई नहीं बन सकता, जनता सबकी मालिक है। ये जो हम लोग हैं या जो नेता है वो सेवक ही है सिर्फ। हम लोगों में कोई परिवारवाद नहीं है। योगी और मोदी किसी बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रहे, कुछ देश के लिए काम कर रहे। ये देश की जनता देख रही है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसा आदमी सदन में जाएगा तो वो बराबर कान भी पकड़ेगा और जनता का काम होगा। विपक्ष का काम ही यही होता है कि वो अच्छे से काम कराए, कार्य कराए। सिर्फ जातिवाद और बहुबात और लटकाने भटकाने वाला काम नहीं है, जो अच्छे लोग नहीं करते हैं। या अच्छी बात आप कभी भी आप बताइए किसी भी जैसे चाहे सांसद का और चाहे विपक्ष के विधायक का कि मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, ये मुझे फंड नहीं मिला। कभी किसी मुख्यमंत्री को पकड़ते हैं, सारे लोग जाकर सिर्फ नितिन गडकरी को पकड़ते हैं जहां कार्य होता है। और नितिन गडकरी हर आदमी का कार्य भी करते हैं। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव ने करवाया, नितिन गडकरी के पास पहुंचने के बाद रामकुमार पाल जी काम करते हैं। वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं बांकीपुर जीतने के बाद, आज से ठीक 9 महीने पहले हम चलते हैं। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आते हैं। प्रशांत किशोर के पूरे बिहार में 238 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। जनसुराज के बैनर तले या जनसुराज का टिकट लेकर जो उनका चुनाव निशान है स्कूली बैग, उसके आधार पर जो चुनाव लड़ा था। 238 में से 236 सीटों पर पीके के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। सिर्फ 2 सीटों पर ही बच पाई थी जमानत। इसके बाद पीके क्या करते हैं, सबक लेते हैं, वो आत्ममंथन करते हैं। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बिहार छोड़कर जाते नहीं हैं। पीके ने 3 बड़े बदलाव किए इन 9 महीनों में, अपनी पार्टी को पूरी तरह बदल दिया। सबसे पहला बदलाव ये किया कि उन्होंने जो प्रोफेशनल लोगों की भीड़ थी, जो सैलरी लेकर काम करती थी, जो दूसरे राज्यों से लोग आए थे, जो पीके के इर्द गिर्द दिखते थे हमेशा, जो आंकड़ों पर बात करते थे कि यहाँ इतने हजार वोट हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं, पीके ने उस भीड़ को थोड़ा कम किया, पूरी तरह नहीं हटाया, कम किया। और पीके ने आसपास अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को बिठाया। जमीनी वो कार्यकर्ता जिनको सच में फीडबैक पता है कि आखिरकार धरातल पर हो क्या रहा है। पीके ने उन लोगों से नजदीकी बनाई। उन्होंने एक युवा वाहिनी, एक युवा संगठन बनाया, संघर्ष वाहिनी नाम रखा उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अनूप मैथिल को दी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कई सारे और लड़कों को बुलाया। कई सारे शिक्षकों को भी बुलाया। नीट पेपर लीक और तमाम जो पेपर लीक वाले आंदोलनों या बीपीएससी आंदोलन के बहुत सारे जो लोग जुड़े थे उनको अपने पास बुलाया। उन युवाओं की भीड़ इकट्ठा की जो पैसे लेकर काम नहीं करते, जो सच में राजनीति करना चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, उनको अपने साथ जोड़ा। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने ये की, अपनी रणनीति में बदलाव किया, हर बूथ पर तैनाती की। देखिए इस बार चुनाव सिर्फ एक सीट पर था, तो पीके की पूरी टीम, पूरी मशीनरी, उनका पूरा फोकस सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ही था। तो उन्होंने हर बूथ के हिसाब से एक एक बूथ पर उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की। और अभी मैं कुमार सौरभ को देख रहा था, उनका एक्स पे पोस्ट पढ़ रहा था या अनूप मैथिल का पढ़ रहा था। उन लोगों के पास बकायदा आंकड़े थे, उन्होंने पहले से ही नोट करके रखा हुआ था कि जब इस बूथ की गिनती शुरू होगी तो यहां पर हमें कितना वोट मिल सकता है, बीजेपी को कितना मिल सकता है, आरजेडी को कितना मिल सकता है। और उन्होंने जो आंकड़े पहले से लिख रखे थे, जो आकलन लगाया था, वो लगभग सच साबित हुआ। पूरी तरह नहीं, लेकिन लगभग वही सच साबित हुआ है। तो इतनी महीनता से चुनाव लड़ा है, बहुत बारीकी से चुनाव लड़ा। हर जगह पर इनको स्थिति के बारे में पहले से पता था कि यहां पर ये बीजेपी का वोटर है, अगर ये बूथ पर जाएगा तो बीजेपी को ही वोट करेगा। इस वोटर को कैसे तोड़ना है, सब कुछ बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया। इसमें पीके माहिर हैं। पीके पिछले 14 सालों से यही कर रहे हैं। 2012 से गुजरात में इन्होंने शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसके बाद लगातार यही काम करते आ रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, वो किया सही लोग सही सोच का नारा। देखिए 2025 में बहुत बार बात उठ रही थी कि पीके खुद क्यों नहीं लड़ रहे, सभी सीटों पर उम्मीदवार तो उतार रहे हैं, खुद क्यों नहीं लड़ रहे। इस बार पीके ने तय किया कि मैं खुद लड़ूंगा। सीट उन्होंने कौन सी चुनी, सबको पता है, बांकीपुर, जहां 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी। तो काफी कुछ उन्होंने अपनी टीम में बदलाव किया है। आलम जी के पास चलते हैं। आलम जी, पीके के इस बदलाव का असर आपके सहयोगी पर बहुत दिख रहा है।
कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं का यह कहना है कि आरजेडी के साथ हमारा भविष्य उतना अच्छा शायद ना हो जितना हम पीके के साथ चलें। क्या आपके गठबंधन में दरार आ रही है? इस उपचुनाव में खुलकर बहुत सारे लोग पीके के समर्थन में आए थे। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट मांगने जा रहे थे पीके के लिए। मांगना चाहिए था गठबंधन के सहयोगी के तौर पर आपकी पार्टी के लिए। नहीं नहीं वैभव जी, बात ऐसी नहीं है। महागठबंधन आज भी एकजुट है और आगे भी आइंदा एकजुट रहेगी। जहां तक आप बात पीके की कर रहे हैं, तो एक देखिए, ये एक रणनीतिक कार्य है और इस जो बांकीपुर सीट था, ये बहुत ही प्रतिष्ठित सीट था। ये भारतीय जनता पार्टी की, मतलब समझ लीजिए कि 95 से इस सीट पर ये जमे हुए थे और इनके कोई छोटे मोटे नेता की सीट नहीं थी। यहाँ से नितिन नवीन जी का सीट था ये, जो आजकल देश में इलेक्शन जिताने का काम करेंगे भाजपा का, जो अपनी एक स्टेट की एक सीट भी इन्होंने नहीं निकाल पाए। तो ये इन लोगों के लिए सोचने की बात है। महागठबंधन की जहां तक बात है, महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। महागठबंधन अपना मुस्तैदी से इलेक्शन भी लड़ी और महागठबंधन जो है अपनी बिहार की जो अपना जो प्रॉब्लम है उसको देख रही है। जो प्रशांत किशोर चाह रहे हैं वही महागठबंधन ईमानदारी से बताइए, बिहार ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। आप, मुझे पता है आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, एक पद पर हैं और आप कुछ भी पार्टी विरोधी बयान नहीं देना चाहेंगे, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में राघोपुर के तीसरी बार के विधायक तेजस्वी यादव को जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए आम मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर, उस तरह वो सक्रिय नहीं रहते हैं? क्या यह सच नहीं है? नहीं, ये देखिए, सिर्फ तेजस्वी यादव इस कहीं बाहर निकल गए तो उसको लेके आप ये कहें कि सारे वर्कर और सारे हमारे नेता सक्रिय नहीं थे, तो ऐसी बात नहीं थी। सब सक्रिय थे और तेजस्वी यादव भी सक्रिय थे वहां से। और हम लोगों ने मुस्तैदी के साथ अपने जनता में हम गए भी, लेकिन जो भी जनता का मैंडेट है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि बस बिहार का भला हो, बिहार में जो है रोजगार बढ़े, बिहार में क्राइम रुके, और यही हमारे प्रशांत जी भी चाह रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि आप वो साथ आए और मिलजुल के बिहार की जो है परिस्थिति सुधारने की बात करें हम लोग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामकुमार पाल जी, प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी कैंपेन में लगातार बात की कि इसे आप एक सीट का मामला मत समझिए, ये जनमत संग्रह है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके कार्यकाल को लेकर। 100 दिनों का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं। पहली बार बिहार में आपका, आपके दल का, आपका विधायक मुख्यमंत्री है और उसके कार्यकाल में जो पहला उपचुनाव होता है उसमें ही आपको हार मिल जाती है। पीके का कहना है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं है, उनका आपराधिक इतिहास है, वो एक अच्छे इंसान नहीं है, एक शिक्षित व्यक्ति नहीं है, उनकी जगह पर आपको किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आज उन्होंने जीत के बाद ये बयान दिया है, काउंटिंग सेंटर के बाहर मीडिया से बात करते हुए ये बोला है। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के नाम पर आपको फिर से विचार करने की जरूरत है आपके दल को? कुछ नहीं, पीके को सदन में जाकर जनता के हित की बात जोर से उठानी चाहिए। उनका सपना है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, तो वो जब बनेंगे जब बाकी, अभी तो परीक्षा की घड़ी पे आए हैं, अब तक तो बाहर थे और प्रदेशों में, कई प्रदेशों में उन्होंने सरकारें बनाई। उनका मुख्य बिजनेस ही चुनाव जितवाना, तो उनके लिए ये बूथ, बीजेपी को बूथ प्रमुख और विधानसभा प्रमुख सब सिखाने वाले पीके ही हैं। प्रथम बार पीके ही नहीं मैनेज किया था, तो जब खुद पे आदमी की बात आती है, खुद जब वो, तो उसको सारी रणनीति उनको मालूम थी। हाँ, लेकिन अब जीते हैं तो ये बांकीपुर के साथ साथ बिहार के प्रश्नों को सम्राट के सामने या सरकार के सामने रखे और फायदा कराए, ताकि इनकी और मजबूती होगी। और आपके चैनल से हम भी उनको बधाई देना चाहेंगे। एक देश के अच्छे और समझे सुलझे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों की ही राजनीति में जरूरत है। गुंडों की जरूरत नहीं है, हत्याओं करने वालों की जरूरत नहीं है। इन जैसे लोगों से ही आगे देश और आगे की पीढ़ी चलेगी और बचेगी। तो ऐसे पक्ष में भी और विपक्ष में भी आने चाहिए और आकर जनता की बात रखनी चाहिए, न कि परिवारवाद की बात रखनी चाहिए, न कि हमने इतने केसेस की उसकी बात नहीं रखना चाहिए। तो ये सब पीके के पास नहीं है। पीके में चाहूंगा कि बिहार प्रदेश के लिए अच्छा काम करे और सरकार के नाक में दम करे। चलिए आलम जी के पास चलते हैं। आलम जी, पीके जो कहते थे बार बार, ये अभी भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर ये वोट, ये चुनाव हो रहा है, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। क्या सच में जनमत संग्रह था? बीजेपी पर अब एक दबाव होगा सम्राट चौधरी पर, जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, और खासकर बिहार की मौजूदा हालात
जैसे हैं वहां के, भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद जैसा माहौल बना हुआ है, सीजेपी आंदोलन के दौरान वहां भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर सरकार घिरती हुई नजर आई, और बीते दिनों में जो हत्याएं हो रही हैं बिहार में, उसको लेकर सरकार घिरी हुई है। ऐसे में एक मजबूत सीट पर उपचुनाव हार जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट पर उपचुनाव हार जाना, क्या सम्राट चौधरी मुश्किल में है? उनकी कुर्सी पर भी कोई खतरा आपको दिख रहा है? देखिए, ये चुनाव जो बांकीपुर का सीट जो है ना, वाकई ये बहुत हॉट सीट था। और यहाँ जो ये तो वाकई जनमत है, ये बिहार के जनता ने अपने जनमत दिखा दिया कि हम हमारे मतलब सिर्फ सम्राट चौधरी से नहीं है, हम उसको एक पैकेज में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार है वहाँ, क्योंकि ये सरकार पहली बार नहीं आई है वहां बिहार के अंदर, और सम्राट चौधरी बने हुए हैं, इनके और भी नीतीश जी थे वहां इतने दिनों से। आज नीतीश जी देखिए कहाँ है, लेकिन बिहार की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इसके आगे अभी सम्राट चौधरी से इनकी लड़ाई डायरेक्ट है। भाई हमारी जो है महागठबंधन की लड़ाई सम्राट चौधरी से नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है कि इनका जो है चाल चरित्र चेहरा, जिस तरह से इन्होंने बिहार के अंदर इलेक्शन जीता है, और एक सीट पर ये जो है अभी प्रशांत किशोर की अपना बहुमत से आ गए, वो जीत गए वो, तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अब कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ईवीएम पर ये लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कि ईवीएम से पीछा छूटेगा नहीं। अभी जंतर मंतर पर उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, और जब तक ईवीएम यहां से हटेगा नहीं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से हटेगी नहीं। तो ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है, और एक सीट से लेके ये बिहार में कोई सरकार नहीं बदल रही है, और न कोई बिहार में बिल्कुल ही सुधार शुरू हो जाएगा। इसके लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, कि जो नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा ये होता हुआ। चलिए, सबको मिलकर काम करना होगा। आलम जी का कहना है कि ईवीएम को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो अभी और आगे बढ़ने वाले हैं। रामकुमार पाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। पीके बांकीपुर में जीत चुके हैं, नितिन नवीन की सीट पर आपकी हार हुई है, जाहिर सी बात है कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां ये खबर रहने वाली है, लगातार चर्चा होगी, तमाम तरह की बातें होंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी सरकार कई मुद्दों पर अभी घिरी हुई है, फिर चाहे वो इथेनॉल वाला मामला हो, या फिर अभी सीजेपी आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बैकफुट पर दिख रहे हैं आप लोग। सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ एक बयार सी दिख रही है। मोदी जी खुद फ्रंट फुट पर आकर चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो अकेले ही ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। उनकी मतलब आपकी सरकार में ना तो केंद्र में और न राज्य में कोई और नेता सरकार की छवि बचाने के लिए, इन मुद्दों पर काउंटर करने के लिए विपक्ष को सामने आता हुआ दिख नहीं रहा है। मोदी जी की रील आ रही है, भले उस पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, वो अकेले ही डटते हुए लड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है, मुश्किल में लग रहे हैं आप लोग? सब एकजुट है, सब ठीक है अंदर? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि एक सीट का कोई पूरे प्रदेश या देश का आंकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आलम सर का एक बात कहना चाहूंगा, आपका ईवीएम का सपना सच नहीं होगा, क्योंकि आपने बूथ लूटे हैं। लूटने का वापस मौका नहीं मिलेगा। पहले बूथ वाइज गिनती नहीं होती थी, जिला वाइज, अब बूथ वाइज गिनती हो रही है, तो ये ईवीएम तो नहीं हटेगा। बाकी कोई उपाय आप कर लो, दूसरा उपाय सोच लो। लूट आपकी जो थी, आपके चुनाव में आलम जी अगर ईवीएम हटेगा ना तो ये भारतीय जनता पार्टी भी हट जाएगी। आप मंथन कीजिए। आलम जी आपके पास आ रहे हैं, रामकुमार पाल जी। 2011 में ईवीएम के ऊपर जो है जेवीएम नरसिम्हा आपकी पार्टी के नेता थे। आलम जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं सर। मैं वैभव जी से भी कहूंगा कि जब आपके समय चुनाव होते हैं तो 50, 60, 70, 80 की मौतें क्यों होती थी? लूट के कारण। यही तो एक कारण था, और क्या था? कट्टा। तो ये अब नहीं आएगा रिवर्स। अब देश बदल गया, युग बदल गया, और नैरेटिव अब नहीं चलेगा, अब प्रैक्टिकल काम चलेगा। मैंने भी अपेक्षा की कि पीके जीत के गए हैं तो हमारी सरकार के नाक में दम करे, काम करे। एक सवाल का और जवाब दीजिएगा आप। क्या आपको लगता है कि नीट पेपर लीक हो, या कई सारे जो मुद्दे पिछले कई महीनों में आए हैं, कुछ महीनों में आए हैं, राम मंदिर का मामला हो, सवर्णों में भी एक नाराजगी दिख रही है, यूजीसी वाले मामले को लेकर हो, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक था, जो शुरुआत से ही ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी बीजेपी, वो लोग भी अब थोड़ा बहुत छिटक रहे हैं, मोहभंग हो रहा है? आपकी 3 बातों में एक बात तो सही है कि यूजीसी मेरे सरकार ने गलत किया, लेकिन नीट और ये पेपर लीक का मामला है, ये आपका राम मंदिर वाला चंदा चोरी, आप सुन, आंकलन तो कर, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आंकलन कर लीजिए कि 152 बार जो पेपर लीक हुआ
तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में हुआ है? राजस्थान में 20 चुनाव में 17 बार हुआ है। ये आरोप लगाने से पहले कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ऐसे सारे राज्यों में जो विपक्ष की सरकारें थी उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन सारा पाप केंद्र में होने के नाते हमारे सर फोड़ दिए। अभी आप लोग को झारखंड में 10 दिन से बच्चे बैठे हैं, क्यों नहीं दिख रहा राहुल गांधी को, अखिलेश को, केजरीवाल को? पंजाब का क्यों नहीं लाठीचार्ज का केस दिख रहा है? केरल के लिए जो लाठी बच्चों पे मार रहे हैं वो सीजेपी या लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? कर्नाटक का क्यों नहीं दिख रहा है? यही है, दो गलत बातें और दो मुंहा बात। आत्ममंथन कीजिए। 152 बार मानता हूं, 70 बार तो पहले हुई है, पर 152 बार हमारे कार्यकाल में हुई है। लेकिन उस राज्यों में सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में भी 2017 से अखिलेश यादव के कार्यकाल में कितने सारे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सारा आरोप 152 बार बीजेपी पे डाल देना केंद्र का। और एक बात करना चाहूंगा वैभव जी, केंद्र का कोई कानून नहीं था। सन 2000 से पेपर लीक हो रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी के समय से, लेकिन कोई कानून नहीं बनाया। पहली बार केंद्र ने कानून बनाया। इसके पहले 2024 में? हाँ, पहली बार तो 2014 से हैं आप लोग। तो 14 से किस राज्यों में पेपर लीक हुए? कौन सरकार थी? रामकुमार पाल जी बीजेपी सरकार में हो रहे हैं, तो पहले भी होते थे। ये जवाब बहुत पुराना हो गया है सर। पहले नहीं, आप लोग सत्ता में आए ही इसीलिए थे कि जो पहले होता था वो नहीं होगा, उसे रोकने के लिए आए थे। आपके समय में भी अगर हो रहा है तो आपकी सरकार और पिछली सरकारों में अंतर क्या है? सर मेरी बात का आपने घुमा दिया। 152 बार मेरे सरकार के समय पेपर लीक हुआ है, पर वो राज्यों की बताओ ना कि राज्यों में कौन सा कितनी हुई। ये बात पे आप अपना गौर नहीं करना चाहोगे? उदाहरण, राजस्थान में 20 एग्जाम में 17 पेपर लीक। उसमें तो प्रियंका गांधी का बयान है कि भाई पेपर लीक हुआ, गहलोत जी ने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं संभल पाया। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे उस वक्त, जो अभी पीसीसी प्रमुख हैं वहां के कांग्रेस पार्टी के। सबको सब कुछ पता है सर, लेकिन नैरेटिव यही बन रहा है ना कि आप लोग ही नहीं ठीक कर पा रहे। 152 पेपर लीक राज्यों में विपक्ष की सरकारें और केंद्र पे डाल देना, ये तो गलत है ना। अपने अपने जवाबदेही लीजिए। जवाबदेही लेने से भागना नहीं चाहिए इंसान ने। सत्ता में है तो आपके ऊपर आरोप माहौल तो आपके खिलाफ बन रहा है ना सर। माहौल बनने से रोक क्यों नहीं पा रहे आप लोग? बनाया जा रहा है, आपके पास प्रवक्ताओं की फौज है। ऐसा नहीं है कि छात्रों का आपका संगठन नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कब से काम कर रही है। वैभव जी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि 152 बार पेपर लीक हुआ, राज्यों में किसकी सरकारें थी, और आज क्यों नहीं दिख रहा है झारखंड में? 10 दिन से बच्चे आज तो बारिश में ताड़पत्री लेके खड़े हैं। न सीजेपी दिख रही है, ना केजरीवाल दिख रहा है, ना ही राहुल गांधी दिख रहे हैं। तो ये हाईजेकर लोग नहीं दिख रहे हैं। चलिए आलम जी के पास चलते हैं आखिरी सवाल को लेकर, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। आलम जी, वही सवाल आपसे भी है, किन किन मुद्दों की वजह से बीजेपी को इस उपचुनाव में हार मिली है? जाहिर सी बात है, रामकुमार पाल जी कह रहे हैं उपचुनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं, पूरे 5 साल बहुत आराम से सरकार चलने वाली है। मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव 2028 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई खतरा नहीं है, जब तक आला कमान का आशीर्वाद रहेगा तब तक। लेकिन फिर भी हार मिली है, हार की चर्चा तो होगी ही, हार का आकलन होगा, वजहें गिनाई जाएंगी। आपके हिसाब से किन वजहों की वजह से बीजेपी यहां पर हारी है? क्या राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का चंदा चोरी वाला मामला जो है वो सवर्णों में नाराजगी का विषय बना, क्या उसकी वजह से लोग नाराज हुए? नीट पेपर लीक की वजह से क्या युवा भटके? आखिर क्यों हारी इतनी सेफ सीट पर बीजेपी? देखिए वैभव जी, एक ही सिर्फ मसला नहीं है ये। आपने जैसे बताया कि राम मंदिर का जो है चंदे का जहां तक मामला है, ये जो जेएनजी का नीट का पेपर का मामला है, बिहार में वो जो है एक नीट की छात्रा का जो साथ उसके साथ जो काउंटर वाले पर काफी ज्यादा जोर शोर से मुद्दा उठाया था पीके ने। भरत तिवारी वाले किस पर इन्होंने सवाल में कोई जवाब दिया क्या? विपक्ष जब भी कोई सवाल इनसे पूछता है तो उसको इधर से उधर ये तोड़ मोड़ कर देते हैं। और रही बात कि इस तरह से ये नहीं बच सकते कि बाकी सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं तो इनको इसका ये राइट मिल जाता है कि पेपर लीक करेंगे। इसमें 22 छात्रों की जान गई है, 22 घरों के बच्चे जो है अपने जो है नीट की वजह से इसका कौन जिम्मेदार है? और इनको इतना अपना नैतिक आधार पर किसको पनिश किया गया? 152 बार पेपर लीक हुआ है, कौन पनिशमेंट झेला उसका? किसी को आपने सस्पेंड किया आज तक? अब कह रहे हैं कि हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। अरे अब अगर आपको इतना ही नैतिकता का ध्यान था तो 20 तारीख से पहले करा देते। 20 तारीख को जिस तरह से हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां भाजी गई, पैलेट गन चलाया गया, बिहार के अंदर AK-47, क्या हमारे छात्र उग्रवादी हैं? वो आपके भी घर के बच्चे हैं सर, मेरे घर के भी बच्चे हैं।
उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बच्चे हैं। तो ये जब देख के ये सारी चीजें एक साथ आई तो इसका रिजल्ट आपको वहां बांकीपुर में भी देखा और वहां आपका मध्य प्रदेश में भी देखा कि जनता कितनी इनसे नाराज है। इनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए। हर फ्रंट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, कहीं तो हो आगे ये बस विश्व गुरु बने हुए हैं। चलिए आनंद जी, रामकुमार पाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वन इंडिया के साथ जुड़े, आपने उपचुनाव के नतीजों पर अपनी बातें रखी। तो फिलहाल तक की जो अपडेट है, बांकीपुर में बीजेपी हार गई है। प्रशांत किशोर अपने पहले ही चुनावी रण में, अपने पहले ही चुनावी अभियान में जीत हासिल कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। गुजरात से बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर है, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। 3 राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। 2 राज्यों में बीजेपी को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। देखते हैं इस हार का असर क्या होता है। हार के बाद बीजेपी कैसे इस हार को लेती है, किन चीजों में बदलाव लाती है और कैसे वो आगे की रणनीति बनाती है। पीके बिहार में क्या कुछ आगे करते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें रहने वाली, नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि पीके मीडिया के लाडले हैं और इनके उपचुनाव को कवर करने के लिए भी दिल्ली से बहुत सारे पत्रकार गए थे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। मध्य प्रदेश की सियासत भी किस करवट लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता दी। जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो भी वन इंडिया पर लगातार आपको मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.